नमस्कार फरीदाबाद। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं कवि सरदार मंजीत सिंह जी, और असरदार कवि हैं मंजीत सिंह जी। हमारे शहर की वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से फरीदाबाद देश दुनिया में पहचाना जाता है। और मंजीत जी विदेशों में हिंदी का झंडा इतना बुलंद कर रहे हैं, पंजाबी का भी अब तो इतना बुलंद कर रहे हैं कि फरीदाबाद में कम होते हैं, विदेश में ज़्यादा होते हैं। आज हमारे स्टूडियो का सौभाग्य है कि वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ बात करेंगे। अभी 2 दिन बाद उनकी 51वीं विदेश यात्रा होगी। मतलब मैं तो हंस रहा था कि इतना हम लोग NIT नहीं जा पाते या शहर के दूसरे हिस्सों में नहीं जा पाते जितना आप विदेश चले जाते हैं। और शायद मंजीत जी यहाँ दुबई की तो ये शायद 23वीं यात्रा है। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, मिलके विद्वान लोगों के साथ जो है ये पूरी जो पुस्तक की श्रृंखला है। हाँ, तो निश्चित रूप से इनको आपने पढ़ा हुआ है और उसके साए में खड़ा होना तो माँ सरस्वती की कृपा के साए में खड़े हो। पूरी कृपा, और आप पर पूरी कृपा है। मंजीत जी विदेश जाते हैं आप और लगातार वहाँ से आपके वो जो चित्र आते हैं, वहाँ से आपकी जो वीडियो आती हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से हम उन देशों को देख पाते हैं, उन शहरों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी दुबई, आप कनाडा थे शायद? हाँ, मैं नवंबर में कनाडा थे। और कनाडा से वो जो बर्फ़ की तस्वीरें आपने शेयर की, वो हमारे लिए बड़ा मतलब देख रहे थे हम। कनाडा की बर्फ़ आपके माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे थे, उस शहर को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं तो बर्फबारी के बारे में कई बार लोगों के मन में बड़ा उत्साह होता है कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके साथ कितनी मुसीबतें भी होती हैं। हम जब कभी पढ़ाया करते थे उसके अंदर ये था कि जो नाइट्स इन जंगल्स, उसमें लिखा था कि रात, जंगल की जो रातें हैं वो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। जब आप वास्तव में जंगल में होते हैं रात के समय में तो ज़रा सी सरसराहट होती है, तो आपको नहीं पता लगता कि भाई कोई वहाँ से चीता निकला है, बाघ निकला है। ज़रा सी कहीं सरसराहट होती है तो कोई सांप तो नहीं आया है, तो वो बड़ा भय स्थिति होती है। तो शुरू में तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने वो चित्र और वो वीडियो डाले तो उसमें यही था कि बर्फ़ वो आदमी उठा रहा है, हटा रहा है वहाँ से। अच्छा, वो तो पहला दिन था, पहली बर्फबारी थी वहाँ, तो अच्छा लगा? नहीं अच्छा, तो मैं पहले भी, मैं बर्फबारी के दौरान जो है मेरी किस्मत ऐसी रही है कि मैंने बहुत, मेरी पहली जो हवाई यात्रा थी जो अपने पैसे से की गई थी, तो उसी में मुझे बर्फबारी का आनंद जो है वो मैंने 1988 के अंदर मैं कश्मीर की यात्रा पे गया था, तब मैंने वो लिया था। और जो पहलगाम के जो चिनार हैं उनके ऊपर बर्फ़ जो है पूरी बड़ी खूबसूरती से फैली हुई थी। तो कश्मीर की मतलब देसी बर्फ़ में और विदेशी बर्फ़ में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, कश्मीर को जो कहा जाता है ना भाई जन्नत है, तो वो सारे समय की जन्नत तो नहीं है। वो जन्नत है तो 2-2, 3-3 महीने की है, कि जैसे मार्च से लेके और मार्च अप्रैल के महीने की जन्नत है, जब फूल खिले होते हैं और जब बर्फबारी भी आपके सामने हो सकती है। क्योंकि मैं गया था मार्च में तो हुई थी। और अब जैसे आप जून में चले जाइए तो वो गुलमर्ग जो बर्फ़ से लटक तक पड़ा होता है, तो वो सिर्फ एक घास का मैदान होता है आपके लिए, और पंखे भी चल रहे होते हैं। आप तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से AC वेसी भी कहीं चल रहे होंगे, लेकिन पंखे तो हमने अक्सर चलते देखे हैं। जून के महीने में जब अमरनाथ की यात्रा पे मैं गया हूँ, 2 बार गया हूँ, तो वो कश्मीर अलग होता है। लेकिन जो मार्च अप्रैल का कश्मीर है, जो सितंबर अक्टूबर का कश्मीर है, वो अलग है, और वही जो है वो उसी को जन्नत के रूप में माना जाता है। मंजीत जी, दुबई की यात्रा हुई, कनाडा की यात्रा हुई, कौन कौन से देशों की यात्राएं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो दुबई की यात्रा रही है जी। मैंने आरंभ किया था सन 2000 में। जो है बड़ी यादें, जैसे मैंने कभी जब लेक्चरर था तो मेरी ड्यूटी स्कूल में जो है फ्लाइंग स्क्वाड में लगा दी जाती थी कन्वीनर के रूप में। तो नकल को कैसे कैसे रोका, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्वरूप देखे। तो ऐसे ही जो है वो पूरी यादें हैं, और आप अगर उनको जोड़ें तो किताब बन जाती है। जैसे ये था आपका दिगांव का गवर्नमेंट कॉलेज था, तो यहाँ से अब आप अंदर घुसते हैं मेन गेट से तो 300 मीटर तक अंदर जाना पड़ता है, तब तक सबको पता लग जाता है कि फ्लाइंग आ गई, और वो कागज़ वागज़ फेंक देते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने वो उसके साइड में पीछे एक नहर सी पड़ती है, उन दिनों सूखी सी थी वो, तो उसके पीछे गाड़ी लगा के और दीवार फांद के मैं अंदर गया था। और मुझे आज भी याद है कि पूरा कमरा जो है वो नकल के कागज़ मेरे ऊपर आगे पड़ते रहे, और मैं सिर्फ
4 आदमियों को आइडेंटिफाई कर सका कि उनके मैंने पकड़े लिखते हुए कि वो 4 ही केस बनाए, वरना तो वो पूरा का पूरा कमरे का केस बन सकता था। तो ऐसी यादें हैं, ऐसे विदेश यात्राओं से जुड़ी हुई यादें हैं। पहली यात्रा जो थाईलैंड में 2000 से की, और वो पहली नारनौल में जब मैं रहता था तब मैंने की, और उसके बाद जो 50 यात्राएं हैं ईमानदारी से गोल्डन जुबली फरीदाबाद से यात्राओं की है। 2003 में पहली मेरी यहाँ फरीदाबाद आने के बाद यात्रा की थी, वो दुबई की ही की थी। और उसके बाद जो है अब ये 23वीं यात्रा है दुबई की, निरंतरता है। और दुबई के अंदर जाने का अलग आनंद होता है। दुबई में क्या है कि जैसे आप चले गए, भले हम लोग तो, मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा हूँ, तो कनाडा में जाना या जो है कहीं आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जाते हैं दुबई के अंदर तो आपको लगता नहीं कि आप बाहर आए हैं, बस आपको लगता है कि जो रहन सहन है, जो बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, वो तो पश्चिम की हैं और भारत है वहाँ। साइन बोर्ड भी सब हिंदुस्तानी लगे हैं, वही देसी जो मॉडल्स हैं, वही शाहरुख खान, वही अमिताभ बच्चन, वही ऐश्वर्या रॉय आपको नजर आते हैं वहाँ। अरे वो तो सारे होर्डिंग्स आते पर हैं, वो तो, लेकिन बस वो लिखा अरबी में होता है, फारसी में होता है। वो तो रेस्टोरेंट हैं, आपको ये सारे जो श्रवण भवन के मिलेंगे, हल्दीराम के, इनके उनके सारे जॉइंट्स मिलेंगे। खाने वाने में आप पूरे भारत में हैं, चाय पी रहे हैं तो पूरे भारत में, घूम फिर रहे हैं। तो मुझे याद है, बल्कि हमारे वो मित्र स्वर्गीय ओम व्यास हुआ करते थे, तो वो एक गोल सा चश्मा पहना करते थे। जिन मित्रों ने उनको देखा है, गांधी जी वाला गोल सा चश्मा पहना करते थे। तो हम निकले वहाँ, उस समय कोई 13-14 रुपये दिरहम का रेट हुआ करता था। तो मैंने उनसे वो मांग रहा था। अच्छा, जनरली वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, लेकिन रोड साइड में चाहे शारजा हो चाहे दुबई हो, बार्गेनिंग होती। तो शारजा में थे, तो वो 200 दिरहम मांग रहा था, मतलब भारत के हिसाब से 2600 रुपये के लगभग। तो मैंने किस काम के? चश्मे के, चश्मे गोल चश्मे के उसके। तो मैंने कहा यार तू कम वम कर ले, वो 150 पे हुआ। मैं कहा चल तेरे को 100 देंगे, वो मान गया। मैंने कहा ओम बात सुन, ये 100 में मान गए। अरे बोले 100 रुपये बोल रहा है, साले हैं तो दिरहम। बोले ये 1300 हो गए, तू चल भारत में ले लेंगे। तो ऐसी घटनाक्रम याद है। तो दुबई में तो ऐसा लगता है कि जैसे अच्छा, पर इतने साल हो गए, इतने मिलने वाले लोग हैं कि लगता ही नहीं कि कहीं विदेश में आए हुए हैं, बल्कि फुर्सत ही नहीं मिलती। लगता है कोई मित्र रिश्तेदार है जिससे अब मिलना है, अब मिलना है, अब मिलना है। तो बस जो नए लोग जाते हैं उनको दिखाने के लिए कि उनको बुर्ज खलीफा दिखाना है, उनको डेजर्ट सफारी करवानी है पुराने होने के नाते, और उनको कुछ बिंदु दिखाने, इसलिए उनके साथ चल पड़ते हैं। वरना तो मित्र लोग ऐसे कि वहाँ होटल में बैठे होते हैं, तो उनके एक आया एक गया, तो उनकी बस अपनी यादें ताज़ा करते रहते हैं। कौन से देश में आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, सबसे अच्छा तो हमारा भारत है, ईमानदारी से। डेफिनेटली, हाँ, ईमानदारी से अच्छा भारत है। और वैसे मेरा एक कहना है, आप भी उससे सहमत हो। लौट के मंजीत घर को आए? हाँ, नहीं, लौट के नहीं। मैं आपको बताऊँ, आपका प्रश्न जो है ना कि कौन सा देश अच्छा लगता है, उसका एक सीधा साधा सा उत्तर है कि आप मान लीजिए आप चले गए मुंबई के अंदर जी। मुंबई में आप गए तो आप एक बार गेट ऑफ इंडिया देखा है, आप एलिफेंटा देखा है, आप बीच पे हुआ है, आप इधर हुआ है, उधर हुआ है। दूसरी बार चले जाएंगे, तीसरी बार चले जाएंगे। होता क्या है कि आप बार बार वहाँ जाना चाहोगे क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगी। जैसे मैं टोरंटो गया आपकी बार, तो मैं आपकी बार नियाग्रा नहीं गया, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मेरा नियाग्रा हो जाना था वहाँ, तो नहीं गया। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं आया क्योंकि साथ कोई ऐसा था नहीं जिसने नहीं देखा हो, उसकी वजह से जाना पड़े। और मैं ठंड की वजह से मैं कहा काय को जाएं, तो वो नियाग्रा की वजह से नहीं, जो अपने मित्र लोग हैं वहाँ। देखिए, आप गांव जाते हैं जहाँ आपके मामा का गांव है, आपके नाना का गांव है, क्योंकि आपको कोई प्रेम करने वाला है वहाँ, तो एक छोटा सा गांव भी आपके लिए महत्व रखता है। आप वहाँ बार बार जाना चाहेंगे, भले ही वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी आपके शहर जैसी, लेकिन जो प्रेम है वो आपको अनंत मिलेगा। तो इसलिए जहाँ आपको प्रेम करने वाले हों तो वहाँ आदमी जाना चाहता है। तो अब अपने प्रेम करने वाले तो हर जगह हैं, तो वहाँ चले जाते हैं, फिर प्रेम करने वाले यहाँ हैं तो फिर वापस लौट आते हैं उनके पास बीच में। मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ, ऐसा कौन सा देश है जहाँ आप जाना चाहते हैं? इतनी यात्राओं करने के बाद ऐसा कौन सा देश है जहाँ आप फिर जाना चाहते हैं? फिर जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि तो इतना घूम लिया मैं और उसके बाद अब मुझे इस देश में और जाऊं या इस जगह पे और जाऊं तो मेरा थोड़ा सा। नहीं, उसका जवाब तो एक था मेरे पास। मैं ना जब वहाँ न्यूयॉर्क स्टेट में एल्बनी एक जगह है जो वहाँ की राजधानी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि न्यूयॉर्क की राजधानी न्यूयॉर्क होगी, लेकिन न्यूयॉर्क जो राज्य है उसकी राजधानी एल्बनी है, वहाँ से 3 घंटे का रास्ता है।
तो वहाँ जो पाकिस्तान के लोग भी वैसे हुए हैं और भारत वालों की अच्छी मित्रता रहती है, वहाँ कोई राग द्वेष है नहीं। तो एक ज़रार हुसैन है, वो बहुत हमारी फोटो वोटो बेचारे खींच के डालते रहते हैं अपने फेसबुक पे, पाकिस्तानी मित्रों के भी उसमें आते रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से एक बार सवाल किया कि आपका पाकिस्तान जाने को मन नहीं करता क्या, आपके माता पिता पाकिस्तान से? मैंने कहा भाई देख, बात ये है, पाकिस्तान वाले अगर पैसे देंगे तो ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन वैसे मेरा मन बिल्कुल इसलिए नहीं करता कि जिस देश में मेरे माँ बाप को अपनी जान बचा के भागना पड़ा हो, जान हथेली पर लेकर भागना पड़ा हो, सब कुछ हमारा वहाँ छूट गया हो, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी, तो मैं इस देश में वैसे जाके क्या करूँगा। लेकिन मेरा फिर नज़रिया बदला। शिकागो में एक जो है नेमत चौधरी थे, तो वो हमारे मित्र बने, अनाथ हेलवी के जानकार थे, तो उन्होंने हमारी बहुत सेवा की, बहुत प्रेम, बहुत प्यार लुटाया। और चूँकि वो पंजाब का एरिया, तो पंजाबी से वो परिचित रहते हैं, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, जैसे हमें पंजाबी और हिंदी दोनों आती हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न किया, तो मैंने कहा उस आदमी को मैंने ये जवाब दिया था, लेकिन तुम इतने प्यारे आदमी हो, इतना मोहब्बत करते हो, तो तुम तो बिना पैसे बुलाए हुए जाओगे तो आएंगे। अब कुदरत का देखिए निज़ाम कि उस आदमी की 6 महीने बाद हार्ट अटैक से डेथ हो गई और ये चीज़ें वैसे की वैसे रह गई। जाना जो जहाँ हिंदी है और हिंदी कविता का आदमी है, वहाँ जाना हर जगह चाहेंगे जहाँ हिंदी भाषी बसे हुए हैं। और वैसे घूमना हो तो अपनी टिकट लेके चले जाएंगे। जहाँ हिंदी के लोग नहीं हैं, कवि सम्मेलन नहीं होता है, तो वहाँ तो भाई पैकेज लेके निकल लेंगे। लेकिन जहाँ भी हिंदी बोली समझी जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा देश है, चाहे वो कहीं भी है, तो वहाँ जाने का मन रहता है। और जहाँ नहीं गए हैं वहाँ जाने का मन रहता है। और ये प्रकृति अपने आप चीज़ें बनाती है, आपके हिस्से की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बना सको उसको। बहुत बढ़िया। तो मंजीत जी यात्रा के बाद जब लौटेंगे तो उनकी यात्रा के जो संस्मरण हैं उन्हें एक बार फिर उनके साथ हम बांटेंगे। और बात वही जो मंजीत जी ने कही कि दुनिया जो है ये बहुत छोटी सी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। इसमें एक बात जोड़ना जी जी, ये 29 जनवरी को कार्यक्रम है जी। हमारे साथ पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। कार्यक्रम का संयोजन तो मैं ही कर रहा हूँ, सबको बुलाना, सबको उन्होंने मेरे जिम्मे दिया हुआ है। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पद्मश्री जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं, और केसर देव मारवाड़ी हैं राजस्थान से, और श्वेता सिंह है वडोदरा से। तो ये सभी लोग हैं। 29 तारीख को जो वहाँ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है इंडियन हाई स्कूल के अंदर, शेख रशीद ऑडिटोरियम, वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। और अब की बार, हालांकि पहले जो कार्यक्रम होते थे तो वो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे वो उन कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं होने देते थे ताकि भाई लोगों में क्रेज ज़्यादा रहे। लेकिन अब की बार उन्होंने जी टीवी से अपनों को कनेक्ट कर रखा है, टाइप किया तो है। शायद वो जो है टाइप कर रखा है, और खलीज टाइम्स से मीडिया पार्टनर हैं उनके प्रिंट के, तो वो ज़रूर आएगी सामने। और जो चीज़ें अगर आई तो मैं आपके पास दूंगा, ताकि आप हमारे जो फरीदाबाद के लोग हैं जो कि वॉइस ऑफ फरीदाबाद से इतना प्रेम करते हैं, एक एक घटना जो है उसकी सत्यता उन्हें जाननी होती है, तो वो कहीं और नहीं जाते, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के पेज पे आते हैं। और फिर वो आपकी जो सारगर्भित बातें हैं जो तर्क हैं और जो पूरी की पूरी चीज़ को पारदर्शी तरीके से देखने का एक तरीका है, उस तक पहुंच के वो उसकी सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो मैं भी आप तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। बहुत बढ़िया मंजीत जी, हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।